क्या है, शर्त क्या है और किस तरीके से ये पूरी पार्टी चल रही है? देखिए, कोई भी संगठन या कोई भी राजनीतिक दल या देश एक संविधान के आधार पर चलता है। अगर आप उस संविधान को अगर आप नहीं मानेंगे, अगर आप उसकी पालना नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इस अराजकता के माहौल में किसी भी संगठन का आगे बढ़ना संभव हो पाएगा। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन जब साल 2000 में हुआ था, पार्टी के संस्थापक मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने जब इसका गठन किया था, तो उसी वक्त इसके संविधान की भी रचना की गई थी कि किस किस समय पर क्या क्या कारणों पे या किन किन परिस्थितियों में पार्टी कैसे आगे चलेगी या क्या निर्णय लिए जाएंगे। तो उसी में एक प्रक्रिया का जिक्र है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव वो कैसे किया जाएगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की जो नेशनल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें लगभग 75 के करीब उसमें मेंबर्स होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। जिसमें एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, नेशनल प्रेसिडेंट होता है, एक उसमें आपके राष्ट्रीय महासचिव होते हैं, एक 6 उसमें आपके वाइस प्रेसिडेंट्स होते हैं, 16 उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी जिसे राष्ट्रीय महासचिव कहा जाता है वो होते हैं, और 16 सेक्रेटरीज होते हैं राष्ट्रीय सचिव, और एक ट्रेजरर होता है, एंड प्लस उसमें जितने भी स्टेट्स और यूटीज़ हैं, 35 स्टेट्स और यूटीज़ मिला के उनके अध्यक्ष उसमें होते हैं, और प्लस जो आपके सांसद या विधायक जो चुन के आते हैं वो भी उसके मेंबर्स होते हैं। तो मोटा मोटी ये संख्या जो होती है 75 के आसपास आती है। कई बार कुछ हो सकता है राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति हो, कुछ की नहीं हो, या किसी का बीच में निधन हो गया हो तो वो सीट खाली हो, ये सारे कारण होते हैं। कई बार सांसदों की संख्या ज़्यादा हो तो बढ़ जाती है, कम हो तो कम हो जाती है। तो ये होते हैं, ये लोग अंतोगत्वा मिलकर चुनाव करते हैं आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का। तो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में आज जो मुझे जानकारी मिली कि पार्टी से निलंबित जितने भी सांसद हैं उन्होंने मेरे चाचा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुना। तो मैं जानना चाहता हूं कि उसमें नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर उसमें मौजूद थे, क्योंकि मेरे जितने स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी स्टेट्स के या यूटी के प्रेसिडेंट्स हैं, हाँ उसमें 15 प्रकोष्ठों के राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी उसमें मौजूद होते हैं। तो जितने भी मेरे स्टेट प्रेसिडेंट्स हैं उसमें से 2 को छोड़कर, एक हमारे दिल्ली के हमारे प्रदेश अध्यक्ष विनोद नागर हैं, दूसरे हमारे जम्मू कश्मीर के हमारे अध्यक्ष संजय सराफ हैं, जिन दोनों को पार्टी ने कल ही एंटी पार्टी गतिविधियों के तहत उनको निलंबित कर दिया था। वो 2 लोग ज़रूर मुझे वहाँ पे मौजूद होने की मुझे जानकारी मिली। राष्ट्रीय प्रकोष्ठों के अध्यक्ष के तौर पर हमारे लेबर प्रकोष्ठ के, मजदूर प्रकोष्ठ के हमारे अध्यक्ष रामजी सिंह, उनके वहाँ पे मुझे मौजूद होने की जानकारी मुझे ज़रूर मिली। और इसके अलावा एक हमारे राष्ट्रीय महासचिव राकेश चौधरी, उनके वहाँ पे होने की मुझे जानकारी मिली। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि नेशनल एग्जीक्यूटिव के कितने मेंबर हैं। तो अगर मैं इन सब की मैं संख्या को मैं गिन भी लूँ, 2 अध्यक्ष हो गए आपके, एक हमारे वो राष्ट्रीय प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और एक राष्ट्रीय महासचिव, तो 4 ये लोग हो गए। एक हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट सूरज भान सिंह जी, वो वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, 5 ये हो गए। एंड प्लस जो 5 सांसदों की बात कही जा रही है, जिसमें से कि एक सांसद प्रिंस राज, वो वहाँ पे नहीं गए थे। किस कारण से नहीं गए थे वो मुझे नहीं पता, बट प्रिंस राज भी उसमें मौजूद नहीं थे। तो 5 में से 4 सांसद, तो मेरे हिसाब से तो सिर्फ 9 लोग वहाँ पे जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के थे, सिर्फ 9 सदस्य वहाँ पर मौजूद थे। तो उसके अलावा कौन ऐसे लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, इस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बहरहाल दूसरी बात जो वो बार बार कहते हैं कि एक पार्टी एक पद, हमारी पार्टी का संविधान कहता है, हमारी संविधान की एक धारा में इस बात का जिक्र ज़रूर किया गया है कि जो चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड होगा वो राष्ट्रीय स्तर पर और किसी पद को वो नहीं लेगा। तो जब मेरी भी नियुक्ति जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर हुई, तो मैंने भी तुरंत चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री बोर्ड के पद से उस वक्त मैंने रिज़ाइन किया। और उसके बाद ये सारी पावर्स अगर किसी भी कार्यकारिणी या किसी भी कमेटी के अभाव में जब वो नहीं होती है वो समिति, तो सारी पावर्स राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास आ जाती हैं। तो इन्होंने अब, क्योंकि अभी अपने आप को ये राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर रहे हैं लोक जनशक्ति पार्टी का, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या फिर ये दलित सेना जो लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत प्रकोष्ठ है, क्या उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देंगे? क्या अभी इन्होंने जो माननीय अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला जी से मुलाकात कर अपने आप को संसदीय दल का नेता के तौर पे इन्होंने घोषित किया, क्या ये उस पद से इस्तीफा देंगे? ये कौन से पद से इस्तीफा देंगे ये भी देखना मज़ेदार होगा। बट साथ में जो संसदीय दल के नेता का भी जो इन्होंने चुनाव किया,
मैंने माननीय अध्यक्ष लोकसभा उनको भी मैंने पत्र लिखकर इसको रिकंसिडर करने का मैंने उनसे आग्रह किया है। इसको रिकंसिडर करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि मेरी पार्टी से जुड़े हुए कोई भी विषय को आप मेरी पार्टी के संविधान के विपरीत आप उस पर निर्णय नहीं ले सकते। मेरी पार्टी का संविधान कहता है कि जो भी हमारा नेता सदन में होगा, पार्लियामेंट में होगा या असेंबली में होगा, उसका चुनाव केंद्रीय संसदीय बोर्ड करेगा, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इन्होंने महज 5 सांसदों की सहमति से इन्होंने जाकर अपने आप को संसदीय दल का नेता घोषित कर दिया। मैं पूरी तरीके से मैं मानता हूं कि संभवतः पूरी तरीके से जानकारी के अभाव में ओम बिरला जी, स्वाभाविक सी बात है, उनको मेरी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी नहीं होगी और उन्होंने सांसदों की मौजूदगी देखी और जो कि 2/3 से यकीनन ज़्यादा है, तो उसकी मौजूदगी में उन्होंने उनको नेता घोषित कर दिया। पर मैंने उनको पत्र लिख के इसी बात की जानकारी दी है कि उनकी ये नियुक्ति पूरी तरीके से वैध है, गैर कानूनी है। क्योंकि मेरी पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सिर्फ सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को ही ये अधिकार है नेता सदन को चुनने का। तो ये कुछ विरोधाभास रहे हैं इस बीच में उनकी तमाम नियुक्तियों को लेकर। मैं उम्मीद करता था कि मेरे चाचा, उन्होंने पार्टी को बनाया मेरे पिताजी के साथ, तो उनको यकीनन पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी होगी। बट जितने भी अभी तक उनसे उन्होंने निर्णय लिए हैं या जो भी गतिविधियां की हैं, वो पूरी तरीके से पार्टी के संविधान के विरुद्ध हैं। और आज का तो खास तौर पर, जिसमें उन्होंने आके स्वतः अपने आप को घोषित किया कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा चुका है, ये तमाम मेरे उन स्टेट प्रेसिडेंट्स के और मेरे पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर्स के ये सारे एफिडेविट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने अपने आप को पार्टी के साथ और मेरे साथ आस्था रखते हुए अपना समर्थन दिया है। तो ये तमाम ये एफिडेविट्स मेरे साथ मौजूद हैं। बहरहाल जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन अगर मांगेंगे तो उनके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। इलेक्शन कमीशन को भी बहरहाल हम लोगों ने इस बात की जानकारी हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि इन सांसदों के इस गुट ने अपने आप को पार्टी से अलग किया था। तो अब ये लोक जनशक्ति पार्टी के अब ये सांसद नहीं हैं, इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। इनकी सदस्यता दल बदल कानून के तहत, जो संविधान में संशोधन हुआ था, 91वां संशोधन दल बदल कानून का, उसके तहत इनकी सदस्यता ज़रूर रहती है, क्योंकि 2/3 की बहुमत से ये लोग अलग हुए हैं। बट आज की तारीख में सदन में ये इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ना कि लोक जनशक्ति पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। और यही जानकारी हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को भी रिटर्न में हम लोगों ने दे दी है, क्योंकि जिस तरीके से ये पार्टी के नाम का, पार्टी के बैनर का, पार्टी के मंच का ये मिसयूज़ कर रहे हैं, ये गलत है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इलेक्शन कमीशन द्वारा और माननीय अध्यक्ष लोकसभा द्वारा पार्टी के, लोक जनशक्ति पार्टी के संविधान को मद्देनज़र रखते हुए सही निर्णय लिए जाएंगे। मेरे 2 सवाल हैं इस पर कि क्या आपके पार्टी में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने की जो पद्धति है वो कौन तय करता है? देखिए, पार्टी का संविधान ये कहता है कि पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष की सहमति से पार्टी के प्रधान महासचिव इस बैठक को बुला सकते हैं। तो इन्होंने, ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि इन्होंने इस बैठक को जो बुलाया है, ये बुलाने का भी अधिकार इनके पास नहीं है। बट इनके पास वैसे भी कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बहुत पहले ही इनको पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। और वो निलंबन भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास पूर्णतः ये अधिकार होता है कि वो चाहें तो अपने पार्टी के सांसदों को वो निलंबित कर सकते हैं। पर उसके बावजूद लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए हम लोगों ने वर्चुअल नेशनल एग्जीक्यूटिव की 2 दिन पहले हम लोगों ने मीटिंग बुलाई, और उसमें मौजूदा कोरम कंप्लीट होना चाहिए। इन लोगों ने जो आज की मीटिंग भी बुलाई, अगर उसमें 8 लोग थे या 9 लोग थे या 10 लोग थे, जितने भी लोग थे, पार्टी का संविधान ये कहता है कि 75 सदस्यों वाली जो कमेटी है, उसमें कोरम को मान्यता तब मिलेगी जब कम से कम 30 सदस्य उसमें मौजूद होंगे। तो कम से कम 30 मेंबर्स का वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, जो आज की इनकी बैठक में तो 100% कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ कि नहीं थे। हम लोगों ने कुछ दिन पहले वर्चुअल ये मीटिंग बुलाई थी, और उसमें 30+ का कोरम हम लोगों ने कंप्लीट करते हुए उसमें, अगर मेरी जानकारी सही है, तो अराउंड 50 के करीब हम लोग के सदस्य उसमें मौजूद थे, और उन सब के एफिडेविट्स भी मेरे पास आ चुके हैं। और उनकी मौजूदगी में ये रेजोल्यूशन पास किया गया कि इन 5 सांसदों को पार्टी से निलंबित किया जाता है। तो हाँ, इस बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष या उनकी सहमति से पार्टी के प्रधान महासचिव के पास है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ओम बिरला जी से भी ये बात कही है कि जो उन्होंने फैसला किया है वो रिकंसिडर आपके एप्लीकेशन पे करें, साथ ही आप चुनाव आयोग भी पहुंच गए हैं।
क्या मुद्दा आपको लग रहा है कि ये पार्टी को बचाने की बात अगर आई तो आप उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं? देखिए, अगर ज़रूरत पड़ेगी, मेरे पिताजी की बनाई हुई पार्टी है ये। उन्होंने अपने खून पसीने से, पूरी मेहनत से, और पार्टी को इस तरीके से बिखरता हुआ, इस तरीके से टूटता हुआ मैं नहीं देख सकता। पार्टी, जब लोग बात करते हैं राजनीतिक दल की ना कहीं लोगों की सोच सिर्फ सांसद और विधायकों पे आकर सीमित हो जाती है। बट पार्टी सांसद और विधायकों से नहीं बनती, पार्टी बनती है तो पार्टी के संगठन से, पार्टी के पदाधिकारियों से। आज की तारीख में मेरे संगठन के तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, मेरे तमाम स्टेट प्रेसिडेंट्स, मैं बिहार की बात करूं, मेरे तमाम जिला अध्यक्ष, मैं देश भर के भी जिला अध्यक्षों की बात करूं, अधिकांश मेरे जिला अध्यक्ष मेरे साथ खड़े हैं। तो पार्टी की नींव जो होती है, पार्टी के ये पदाधिकारी होते हैं, पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं। सांसद विधायक तो आते जाते रहते हैं, आप हर 5 साल के बाद देखेंगे कुछ सांसद हैं, कुछ नहीं हैं। एक ऐसा समय था 2009 में जब हमारा एक भी सांसद नहीं था, लोकसभा राज्यसभा कहीं नहीं। हमारी पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी खुद उस समय चुनाव हार गए थे। बट पार्टी ने एक वो दौर भी देखा, 2000 में पार्टी बनी, 2004 में पार्टी ने एक नई ऊंचाई देखी, 4 सांसदों के साथ हम लोग जीते। 2014 में एक नई ऊंचाई देखी, 6 सांसद हम लोगों ने जीते, 7 लड़े 6 जीते। इस बार हम लोगों ने 6 लड़े 6 जीते। तो सांसद विधायक आते जाते रहते हैं, जीतते हारते रहते हैं। कुछ लोग व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के लिए बीच में ही, मिड टर्म में ही पार्टी को छोड़ देते हैं। और ये लोक जनशक्ति पार्टी के साथ ही नहीं, ये हर पार्टी के साथ, हर राजनीतिक दल के साथ होता है। बट महत्वपूर्ण क्या है कि उस पार्टी के जो संगठन के लोग हैं वो कितना आपके साथ हैं, वो कितनी मजबूती से आपके साथ खड़े हैं। जहां संगठन है वहीं पार्टी है। तो मुझे खुशी है इस बात की और मुझे गर्व है कि लोक जनशक्ति पार्टी के संगठन के तमाम लोग, और जब मैं बोलता हूँ तमाम और अधिकांश, तो मतलब मान के चलिए कि ऑलमोस्ट 99% लोग मेरे साथ आज की तारीख में खड़े हैं। और आने वाले समय में, जैसा मैंने कल भी कहा था, कि एक लंबी लड़ाई के लिए मैं तैयार हूँ पूरी तरीके से। शेर का बेटा हूँ, डरता नहीं हूँ। अकेले चुनाव भी लड़ा था, सिद्धांतों से उस वक्त भी मैंने समझौता नहीं किया था, और आज भी पार्टी को बचाने के लिए। हाँ, दुख बस यही होता है कि महाभारत की तरह सामने जिनसे युद्ध भी करना पड़ा है वो भी मेरे परिवार के ही लोग हैं। तो ये चीज़ थोड़ी आपको दुखी ज़रूर करती है, बट मेरे आत्मविश्वास को रत्ती भर भी ये बातें हिला नहीं सकती। और मेरा पूरा विश्वास है कि लड़ाई भले कितनी भी लंबी हो, अंतोगत्वा लोक जनशक्ति पार्टी हमारे पार्टी के तमाम संगठन के जितने लोग हैं उन्हीं के पास रहेगी, और उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी आगे मजबूती से बढ़ेगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर जाना पड़े तो पूरी तरीके से, जैसा मैंने कहा, पार्टी को बचाने के लिए जिस भी स्तर पर ये लड़ाई लड़नी पड़े। पहले तो मेरा पूरा विश्वास है चुनाव आयोग पर कि जितनी जानकारियां हम लोगों ने उनके समक्ष रखी है, और इसके बाद भी जितने भी वो एविडेंसेस मांगेंगे या जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे, पूरा डॉक्यूमेंटेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे, जो भी चीज़ उनको चाहिए होगी। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग से ही इस विषय को सुलझा लिया जाएगा। बट अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे भी जाना पड़ेगा, पार्टी को बचाने के लिए हर लड़ाई लड़ी जाएगी। कुछ तीखे सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। ये नौबत क्यों आई पार्टी के अंदर? ये मेरी भी समझ से परे है कि ये नौबत क्यों आई। पार्टी में कुछ लोग कई बार ऐसे होते हैं जो संघर्ष नहीं कर पाते हैं, जो कंफर्टेबल राजनीति में रहना चाहते हैं। उनको वर्तमान सुरक्षित चाहिए, भविष्य की तरफ वो ज़्यादा सोचते नहीं। उनको चाहिए कि तत्काल लाभ हम लोग को मिले। तो ऐसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा वाले लोग जो संघर्ष नहीं कर सकते, उसमें से ये वही लोग हैं जो कि चुनाव के वक्त भी चाहते थे कि अरे भले 15 सीटें ही मिल रही हैं, हम लोग को चुनाव लड़ लेना चाहिए। जबकि 15 सीट, 6 सांसदों वाली पार्टी 15 विधानसभा की सीटें लड़े, ये गलत है। और जब मेरी पार्टी के अधिकांश सदस्य ही जब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, हम लोगों ने पिछली बार 42 सीटों पे चुनाव लड़ा था, मैं चाहता था कि उसी के अनुपात, भाई एक तार्किक बंटवारा होता है ना, आप कोई एक आधार तो बनाएंगे सीटों के बंटवारे का। तो जो लोग जो इजी रूट लेना चाहते थे या जो रेड कारपेट पे चलना चाहते थे, तो वो इसके भी पक्ष में थे कि हाँ ठीक है, 15 सीटों पे ही हम लोग चुनाव लड़ लेंगे। और हकीकत है, मैंने तो कल भी मैंने कहा कि अगर हम लोग 15 सीटों पे चुनाव लड़ते तो हो सकता है 10-12 जीतते, 2-3 हमारे मंत्री बिहार में होते, और यहाँ केंद्र में तो फिर मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि पिताजी के निधन के बाद मेरी सीट यहाँ पे आराम से हो जाती, मैं भी मंत्री बनता। तो अगर अपना लालच होता या सिर्फ मुझे सत्ता का लोभ होता, तो मुझे लगता है मेरे लिए उससे बेहतर कोई रास्ता ही नहीं था। मैं उस रास्ते को अपना सकता था, पर अगर मैं उस रास्ते को अपनाता तो मैं कहीं ना कहीं अपनी नीतियों से समझौता करता, अपने सिद्धांतों से समझौता करता। मेरी नीति, मेरा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट एजेंडा,
जिसको नीतीश कुमार जी ने स्वीकार करने से पूरी तरीके से मना कर दिया था। और उनकी नीति से मैं सहमत नहीं था। मुझे नहीं लगता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। मैंने निरंतर खुलकर मैंने उनका उस बात का मैंने विरोध किया। मैं पुनः दोहराता हूँ, नीतीश जी से मेरा कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं है, पर उनकी नीतियों का विरोध ना सिर्फ मैं बल्कि निरंतर पापा भी करते आए हैं। 2019 का चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ना हमारे लिए मजबूरी था। क्यों? क्योंकि वो रातों रात एनडीए का वापस हिस्सा बने थे। 2017 में रातों रात वो वापस एनडीए में आ गए थे, और वो समय नहीं था कि भाई हम लोग अलग जाएं। और पापा हमेशा इस बात के पक्षधर रहे थे कि जब कोई गठबंधन में है तो फिर ईमानदारी से आप गठबंधन धर्म को आप निभाएं। पर उससे पहले अगर आप देखें तो निरंतर पापा की भी राजनीति नीतीश जी के विरोध में रही, और सबसे बड़ा हम लोगों का उनका विरोध था जिस तरीके से एक तरफ हम लोग लड़ाई लड़ते हैं कि भाई जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए। बिहार को बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका बिहार की जातीय व्यवस्था की रही है। तो एक तरफ जहां हम लोग पक्षधर हैं कि जातीय व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, सबको बराबर के हक, अधिकार, अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, गरीबी एकमात्र जाति के तौर पर चिन्हित होनी चाहिए, तो वहां पर जब आप दलित महादलित की बात करते हैं, आप पिछड़ा अति पिछड़ा की बात करते हैं, आप फर्दर डिवीजन करते हैं सोसाइटी में, तो ये बातें हम लोग को स्वीकार्य नहीं थी। मैं कई ऐसी तस्वीरें आपके साथ साझा कर सकता हूं जहां पे पापा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर सड़क पर उतर कर नीतीश जी का विरोध कर रहे हैं, उनके साथ उनके खिलाफ अपनी बातों को रख रहे हैं। तो कभी भी हम इनके पापा भी इनकी नीतियों के कभी पक्षधर नहीं रहे, मैं भी कभी नहीं रहा। और जिस तरीके से निरंतर इन्होंने हमारी पार्टी को तोड़ने का प्रयास किया 2005 के, अगर आप पहले चुनाव को याद करें जो फरवरी में हुए थे, 2005 में 2 विधानसभा के चुनाव हुए थे बिहार में, एक फरवरी में और एक नवंबर के आसपास। फरवरी वाले चुनाव में 29 हम लोग के विधायक जीत कर आए थे। उस वक्त भी नीतीश जी ने हम लोग की पार्टी को तोड़ने का काम किया था, हमारे विधायकों को तोड़ने का काम किया था। तो निरंतर तोड़ की राजनीति, पार्टी में फूट डालकर, परिवार में फूट डालकर अपना राजनीतिक सिक्का जमाए रखने की कार्यशैली हमारे मुख्यमंत्री जी की रही है। उसका मैं विरोधी रहा हूं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं डायरेक्ट उन पे एलिगेशन लगा रहा हूं कि उन्होंने, बट अगर उनके संरक्षण में या उनकी जानकारी में उनके कुछ पार्टी के नेता भी अगर ऐसा कर रहे हैं और वो आप खामोशी से आप देख रहे हैं, आप उनका संरक्षण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जवाबदेही जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। तो ये तमाम बातें नीतीश जी के खिलाफ रहीं। तो जो लोग, मुझे अफसोस होता है कि जो लोग कहते हैं कि बड़े भैया के विचार, बड़े भैया के संस्कार, तो बड़े भैया के विचारों और संस्कारों को तो आप खुद पांव तले आप रोंद रहे हैं। आप उन्हीं के ही विचारों के आप खिलाफ जा रहे हैं। पापा अगर आज होते तो आज मुझे नहीं लगता कभी भी वो इस बात की सहमति देते कि आप इनकी नीतियों के साथ जाएं। जब लोक जनशक्ति पार्टी के अपना एजेंडा है, अपनी, भाई क्यों नहीं आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना सकते हैं? हर गठबंधन दल राजनीति में ये होता है। तो 2020 में अगर लोक जनशक्ति पार्टी ये मांग कर रही थी कि भैया एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना चाहिए, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनना चाहिए, तो क्या गलत हम लोग मांग कर रहे थे? अगर हम लोग मांग कर रहे थे कि नहीं 15 विधायक 15 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव लड़ना संभव नहीं है, तो मात्र सिर्फ मैं मंत्री बना रहा हूँ केंद्र में और मेरे कुछ लोग मंत्री बने रहे बिहार में, और हम लोग सत्ता, तथाकथित सत्ता की मलाई खाते रहें, इसके लिए हम लोग उनके सामने नतमस्तक हो जाएं, ये मुझे स्वीकार्य नहीं था। पर ये संभवतः कुछ लोगों को स्वीकार्य था और इसीलिए आज वो उनके संरक्षण में गए हैं। आप पे आरोप ये भी लग रहा है कि जो आपके पिता के बनाए हुए वो मूल हैं उस पर आप चल नहीं रहे हैं और पार्टी आपके कंट्रोल में नहीं है। देखिए, पार्टी कंट्रोल में, ये तो मैंने आपको सामने प्रमाणित किया, और ये कंट्रोल वर्ड शायद सही नहीं है किसी को कंट्रोल में रखना। जब आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में होते हैं तो मुझे लगता है आप सबकी एडवाइस से, सबकी जानकारी से, सबके सुझावों से आप आगे बढ़ते हैं। डेफिनेटली यस, उसमें कुछ मतभेद होते हैं। जब अगर हजारों की संख्या में लोगों को मिलकर अगर आगे चलना है तो संभवतः उसमें कुछ अलग विचार होंगे, बट बहुमत के साथ आपको जाना जरूरी है। आज की भी तारीख में जितने मेरे प्रत्याशी चुनाव लड़े हैं वो अधिकांश उसमें से मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। आज की भी तारीख में जितने मेरे जिला अध्यक्ष जिन्होंने बिहार में अकेले चुनाव लड़ा वो उतनी ही मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं, उतने ही बिहार के जितने हमारे पदाधिकारी हैं वो मजबूती से मेरे साथ खड़े हैं। तो डेफिनेटली यस, कुछ लोग के अलग विचार होते हैं, उनकी सहमति शायद बहुमत के साथ नहीं हो पाए, पर सबको साथ लेकर चलने का मैंने एक ईमानदार प्रयास किया। तभी मैंने अंतिम तक भी मैंने उनको पार्टी से निकालने का या कोई ऐसा कठोर निर्णय मैंने नहीं लिया। मैं उनके घर तक पे भी गया, उनको मनाने की मैंने वहाँ पे भी कोशिश की, प्रयास किया। पर जब उन्होंने मुझ पे ही कार्रवाई करना शुरू कर दिया कि भाई इनको हम राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटा रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उसके बाद फिर पार्टी को बचाने के लिए मेरे पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। तो अब हम या फिर आपके जो पार्टी से देखें, क्या पार्टी जैसे चल रही थी वैसे चलेगी मजबूती के साथ, या फिर आप किसी पार्टी के साथ विलय होंगे या किसी का समर्थन लेंगे,
जैसा कि आरोप लग रहा है कि कुछ लोग जदयू के संपर्क में हैं, आप पे आरोप लग रहे हैं कि आप बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, क्या है आखिरकार, इसको थोड़ा सा आप क्लियर करें। देखिए, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और बहुत जल्द हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाएंगे और उसमें ये सब फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। एक बात स्पष्ट है, लोक जनशक्ति पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक बात मैं स्पष्ट कर दूं कि पार्टी की नीतियों को जनता तक लेकर जाना, और ख़ास तौर पर क्योंकि मैं बिहार से आता हूं तो मेरी चिंता बिहार के लिए है, बिहारियों के लिए है। मैं कभी कोई ऐसा निर्णय नहीं लूँगा जो बिहार और बिहारियों की खुशहाल ज़िंदगी या उनकी बेहतरी से समझौता करने के लिए हो, व्यक्तिगत लाभ के लिए या पार्टी के लाभ के लिए। इससे पहले भी 2005 में भी पार्टी की टूट हुई, पार्टी ख़त्म हुई, पार्टी को टूटना पड़ा, तो भी हमने उसको स्वीकार किया, पर पापा ने तब भी कोई समझौता नहीं किया था। और वही बात मैं आज रखता हूँ, मैं कोई ऐसा समझौता नहीं करूँगा जो मेरी नीति, मेरे सिद्धांत और जो पार्टी के विचार हैं, जो पापा के सपने थे, उससे समझौता हो। तो इसी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आने वाले समय में अलायंस का क्या स्वरूप होगा, ये पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में डिसीजन लिया जाएगा। यकीनन एक बार हम लोग ने ज़रूर अकेले हम लोगों ने चुनाव लड़ा, बट आने वाले समय में जिस तरीके से गठबंधन राजनीति का ये दौर चल रहा है, तो आने वाले समय में ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी अगले विधानसभा के चुनाव, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि अगले लोकसभा के चुनाव से पहले बिहार के विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें पार्टी का या गठबंधन का क्या स्वरूप होगा, ये बहुत जल्दी आने वाले दिनों में इसको डिसाइड कर लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप केंद्र में मंत्री बन जाएंगे, जैसे कि लोजपा का मतलब रामविलास पासवान और उनके जाने के बाद लोजपा का मतलब चिराग पासवान, इस पद्धति को दोहराई ना जाए, इस वजह से ये फूट पड़े, इस रिसफल में अगर ये फूट नहीं होता तो शायद आप केंद्र में मंत्री बनते, अपने पिताजी की जगह लेते। देखिए, अगर मुझे केंद्र में मंत्री बनना होता, मैं बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मुझे अगर सिर्फ केंद्र में मंत्री बनना ही मेरा अंतिम लक्ष्य या मेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि या मेरे मन में इस बात का लालच होता, तो मैं चुनाव ही नहीं लड़ता ना अकेले। मैं बिहार विधानसभा का चुनाव मैं अकेले क्यों लड़ता? मुझे 15 सीटें मिल रही थी, मैं उन 15 सीटों पर मैं चुनाव लड़ता और केंद्र में मेरी सीट सुरक्षित रहती। पापा के निधन के बाद बिहार में भी हमारे मंत्री बनते, तो मैं चुनाव ही क्यों लड़ता? तो आज की भी तारीख में ना उस वक्त मंत्री बनना मेरे लिए कोई अल्टीमेट अचीवमेंट था या अल्टीमेट टारगेट था, और ना आज है। कौन मंत्री बनता है, कौन मंत्री नहीं बनता है, जैसा मैंने कहा, मेरी प्राथमिकता सिर्फ बिहार को आगे लेकर जाना है, बिहारियों को आगे लेकर जाना है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो लोक जनशक्ति पार्टी का विजन है, उस विजन को धरातल पर उतारना है। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।